आइए इसके पहले कि हम आज का मुद्दा की तरफ बढ़ें, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो देखिए ये रिपोर्ट और फिर डिबेट। हम सब अपना दायित्व निभाएंगे और विजयपुर विधानसभा के इस पूरे क्षेत्र में दिन रात मेहनत करके कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह, जिनके पास विजयपुर में कांग्रेस को विजय दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में जयवर्धन ने गुरुवार को ग्वालियर में बैठक करके विजयपुर उपचुनाव के लिए विजय प्लान पर चर्चा की। विधानसभा के प्रभारी और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने रणनीति पर चर्चा के साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। विजयपुर के लिए विजय प्लान बना रहे जयवर्धन श्योपुर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जीत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। जयवर्धन के सामने सभी ने लिया जिताने का संकल्प। जयवर्धन सिंह है विजयपुर के कांग्रेस प्रभारी। कांग्रेस की परंपरागत सीट है विजयपुर। रामनिवास रावत के इस्तीफे से खाली हुई सीट। जयवर्धन सिंह ने बैठक के बाद बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के छल कपट से परेशान जनता इस बार कड़ा संदेश देने के मूड में है। भाजपा ने छल कपट करके, सौदेबाजी करके एक विधायक को खरीदा है और कहीं ना कहीं जनता भी इस बार इस मूड में है और वो संदेश देना चाहती है, ऐसा संदेश जिसके बाद भाजपा के नेता कभी सपना नहीं देखेंगे विधायक खरीदने का। और इसीलिए हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि हमारे जो भी विधायक कांग्रेस के हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पूर्व विधायक हैं, हम सब अपना दायित्व निभाएंगे। जयवर्धन सिंह अपने मिशन में लगे हैं। उनके सहारे कांग्रेस विजयपुर में फिर से विजय का ख्वाब देख रही है, तो बीजेपी विजयपुर में विजय पताका फहराने का भरोसा जता रही है। देखिए, विजयपुर जीत का रास्ता कहीं से निकलेगा तो जनता के दिल से निकलेगा। और जिन्होंने जनता को छला हो, जनता से वादा खिलाफी की हो, जिसे जनता ने विधानसभा लोकसभा दोनों में अस्वीकार किया हो, ऐसे नेता और ऐसे दल के लिए विजयपुर की जनता के मन में कोई स्थान नहीं है। तय है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय विजयपुर में हासिल करेगी। अमरवाड़ा में जीत कांग्रेस की तरफ आते आते रेत की तरह फिसल गई। अब बुदनी और विजयपुर में कांग्रेस जीत के सपने देख रही है। इनमें भी विजयपुर उसके लिए बेहद खास है। पर सवाल यही कि क्या जय का विजय प्लान कांग्रेस की उम्मीदें पूरी कर पाएगा? नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जय का विजय प्लान। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर जय यानी जयवर्धन सिंह और जयवर्धन सिंह यानी कांग्रेस और कांग्रेस यानी दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी के पिताजी भी, तमाम चीज़ें हैं। जाहिर तौर पर ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके ज़रिए दिग्विजय सिंह जी भी, जयवर्धन सिंह जी भी और कांग्रेस भी अपनी उस प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की कोशिश करेगी जो कई बार नज़दीकी मुकाबलों में फिसल गई और विधानसभा चुनाव में एक तरफा मुकाबले में उसकी नाक को नीचा कर दी। और लोकसभा चुनाव ने तो बची खुची नाक की जो शल्य क्रिया थी वो भी संपूर्ण कर दी, क्योंकि 29 की 29 सीटें पूरी की पूरी 29 कमल प्रधानमंत्री के पास है। बहरहाल तो अब विजयपुर पर उम्मीद दांव खेल रही है और इसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी या जयवर्धन सिंह जी, प्रत्यक्ष जयवर्धन सिंह जी, अप्रत्यक्ष दिग्विजय सिंह जी जो पर्दे के पीछे होंगे जाहिर तौर पर, और समूची कांग्रेस। तो बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल देख लीजिए, क्या जयवर्धन की रणनीति विजयपुर फतेह का रास्ता खोल पाएगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस अपने परंपरागत गढ़ को हाथ में रखने में सफल होगी? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी रामनिवास रावत के सहारे कांग्रेस का विजय रथ रोक पाएगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि रामनिवास रावत अब अकेले नहीं हैं, उनके साथ है पूरी बीजेपी। तो ये ताकत होती है बीजेपी में, जहाँ बीजेपी पूरी ताकत से भिड़ती है और नतीजे अपनी इच्छा के अनुरूप लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ हैं।
स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, सीनियर लीडर आशीष शर्मा जी। बहुत स्वागत करता हूं सर। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों के जानकार, हमारे साथ रहेंगे। और अजीत भदौरिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद उनकी बुलंद आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया लग रहा है भदौरिया साहब। मनोज जी, मुझे ज़रा समझाइए, विजयपुर की राह जयवर्धन जी आसान कर देंगे या समूची बीजेपी एकजुट होकर फिर ताकत से चुनाव लड़ेगी, अपने लिए आसान कर देगी? ये सारे सवाल तो मौजूद हैं ही, लेकिन जयवर्धन जी को इसकी कमान सौंपने जैसा ये जो निर्णय प्रतीत होता है, इसके पीछे क्या दिग्विजय सिंह जयवर्धन जी का उस रीजन में गहरा प्रभाव है? वो तो होगा ही कारण। और क्या बिंदु आपको दिखते हैं और कैसी लगती है राह? क्या अमरवाड़ा की तुलना में ये जो विधानसभा सीट है रामनिवास रावत जी के इस्तीफे से जो खाली हुई है, इस सीट पर ज़्यादा जोर आजमाइश करके कांग्रेस को अपनी सफलता अधिक प्रतिशत में प्रतीत होती है? देखिए, जयवर्धन सिंह को अभी प्रभारी बनाया है उस चुनाव का, और निश्चित रूप से जयवर्धन सिंह जी की बात करें या दिग्विजय सिंह जी की बात करें, उस क्षेत्र का एक लंबा अनुभव भी है और क्षेत्र में काम भी किया। आपको याद होगा शरद जी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहाँ की जिम्मेदारी खुद दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह ही संभाल रहे थे। तो मुझे लगता है जितने दौरे, जितने जमीनी हकीकत को वो जानते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए शायद कांग्रेस ने उनको मौका भी दिया है। और पर्दे के पीछे तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह होंगे। जहाँ तक बात विजयपुर की करें तो विजयपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ रहा है ये कहना ठीक होगा या रामनिवास रावत का गढ़ रहा है? क्योंकि रामनिवास रावत तो अब कांग्रेस के पास रहे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो वहाँ व्यक्ति विशेष है, पार्टी विशेष नहीं अभी तक दिखाई दी। अब पार्टी विशेष यदि रही होगी तो फिर तो वो कांग्रेस का गढ़ है। तो निश्चित रूप से कहीं कुछ टटोलने का प्रयास कांग्रेस कर रही होगी, करना भी चाहिए, लेकिन अमरवाड़ा से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा निश्चित रूप से। अमरवाड़ा में भी आपने देखा कि अंतिम दौर तक कैसी स्थितियां बनी रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जैसा करती है जीत पाने में सफल हो गई, और यहाँ भी उस तरह के प्रयास अभी भी देखिए आप। हाल ही में एक निवेश को लेकर बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तो वो भी ग्वालियर चंबल रीजन में ही आता है। उसके पीछे भी एक निश्चित रूप से रणनीति रही होगी भारतीय जनता पार्टी के। तो युवाओं के लिए भी बहुत कुछ करने की तैयारी है, और साथ ही एक मैसेज भी देना है कि ग्वालियर चंबल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन सभी की नज़र है। और रामनिवास रावत के साथ साथ ये मिल जाएगा तो कांग्रेस को और मेहनत करने की जरूरत होगी। लेकिन बहुत घाघ नेता है दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि पीछे तो वही दिखाई देते हैं निश्चित तौर पर। और यहाँ एक कैबिनेट मंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, जो बड़ा सवाल है, क्योंकि बाय इलेक्शन में अगर कोई कैबिनेट मंत्री जिसको उसी विधानसभा क्षेत्र से चुने जाने के बाद अधिकृत तौर पर मंत्री पद पर और विधायक के तौर पर बने रहने का टिकट हासिल होगा, तो ये जीत हार यहाँ बहुत मायने रखती है। जितनी कांग्रेस के लिए रखती है, शायद बीजेपी के लिए उससे कहीं अधिक रखती है। आशीष जी, आप किस तरह कहीं देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, और क्या आपको लगता है कि विजयपुर भी उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण और आसान? तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अमरवाड़ा ने खूब पसीना बहाया है। कैसे देखते हैं आप? और यहाँ लड़ाई आपकी कांग्रेस के साथ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह से भी है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजयपुर में प्रवेश किया, अच्छी विजय हमको वहाँ से मिली। और रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी के आज नेता हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं। उनकी जीत भी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर उस चैलेंज को स्वीकार किया है, हर उस सीट पर अपना दमखम दिखाकर उसको जीत हासिल की है, जो अभी तक कांग्रेस की कई बार परंपरागत सीटें कही जाती थी। जहाँ तक अमरवाड़ा हमने जीता, जिन परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि बहुत चैलेंज होता है किसी के गढ़ को ढहाना, लेकिन हम अमरवाड़ा जीते। और इसी तरह विजयपुर भी हम कांग्रेस से बिल्कुल जीतेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी का कमल वहाँ पर खिलेगा, इसमें कोई संदेह होना किसी को नहीं चाहिए। संगठन की रणनीति है, और रामनिवास रावत जी के रूप में हमें उस सीट से एक न सिर्फ अच्छे नेता मिले हैं, बल्कि उनका पूरे अंचल में प्रभाव है। और इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ते हुए वहाँ से विजय हासिल करेगी, और विजयपुर में भी भाजपा का कमल खिलेगा। और अब तो आप लोगों को पर्याप्त अनुभव भी हो गया है पूर्व कांग्रेसी और वर्तमान भाजपाई नेताओं के लिए पसीना बहाने का।
तो खूब पसीना बहाएंगे ही बीजेपी के कार्यकर्ता। अब तो 2020 के बाद से ये परंपरा चली रही है, जम के पसीना बहाया जा रहा है। बहरहाल भदौरिया साहब, आप किस तरह देखते हैं? बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है सर मैदान, और अमरवाड़ा के बाद तो उसने ये समझ भी लिया है कि किस एकजुटता से चुनाव लड़ा जाए, भले ही एकदम नज़दीकी मुकाबले तक सिमट जाए बात, लेकिन लड़ेगी तगड़ी। तो अमरवाड़ा का सबक आपके लिए भी है कि आप वहाँ जो गलतियाँ कर चुके हैं वो यहाँ ना करें, क्योंकि विजयपुर के लिए ये प्रेडिक्शन बहुत शुरू से है। जब रामनिवास रावत जी कांग्रेस में ही थे तब भी ये बात कही जा रही थी कि सीट का चरित्र ये बताता है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी देखिए आदरणीय शरद जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार काम कर रही है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक विरोधी चेहरे के साथ काम कर रही है। और आज घटनाक्रम एक घटित हुआ है, आप देखेंगे कि युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को डायरेक्ट वाटर कैनन का टारगेट किया गया और पहले लगातार आंदोलनों में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोहन सरकार को चेतावनी देना चाहती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुलिस प्रशासन लगातार प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को शारीरिक हानि पहुंचाकर उनको नुकसान करने का प्रयास कर रही है, उसके आगे आने वाले समय में परिणाम अच्छे नहीं। अब दूसरा, मैं विजयपुर के संदर्भ में आदरणीय शरद जी निवेदन करूं, आपने जैसे अपने कंटेंट में कहा कि विजयपुर परंपरागत कांग्रेस पार्टी की सीट रही। आप पिछला इतिहास उठा के देखेंगे, कांग्रेस पार्टी की लगातार जीत होती रही है। अब दूसरी चीज आप देखेंगे कि एक चीज से मैं असहमत हूं बिल्कुल, आपसे आदरणीय मनोज जी से बिल्कुल विनम्रता के साथ, माफी के साथ कहूंगा कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का मार्गदर्शन पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी को है। अजय सिंह जी का, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, अरुण यादव जी, सबका मार्गदर्शन पर नेतृत्व आदरणीय जीतू पटवारी जी का है और उस नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है आदरणीय जयवर्धन सिंह जी को। जयवर्धन सिंह जी भी थर्ड टर्म के विधायक हैं। आदरणीय शरद जी, आप देखेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश के युवा लोकप्रिय चेहरों में एक अत्यधिक लोकप्रिय चेहरा आदरणीय जयवर्धन सिंह जी हैं और उनकी जो लोगों से मिलने की शैली है, जो सरलता है, सहजता है, उससे लोग उनका अपना बन जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि विजयपुर में पूरा कांग्रेस संगठन, चूंकि लगातार नेता 6 बार के एमएलए रामनिवास जी रहे, तो उनके साथ कांग्रेस संगठन शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी में, जिसको भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं थी एमएलए खरीदने की, परंतु भारतीय जनता पार्टी चलिए मैं लौटता हूँ दूसरे राउंड की तरफ। जी मैं लौटता हूँ, लेकिन आपने जो बात कही मैं उससे असहमति नहीं जता रहा हूँ, लेकिन मुझे याद है क्योंकि उस विधानसभा में बतौर रिपोर्टर मैं भी था कि जब विजय शाह जी लंगड़ाते हुए आए थे अंदर, कांग्रेस की सरकार थी और उनका आरोप था कि उनके सर को निशाना बनाकर लाठियां चलाई गई हैं। और छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार के समय मध्य प्रदेश के कई नेता, जिनमें शिवराज जी भी शामिल हैं, उनका कहना है कि आज भी जब बादल छाते हैं तो वो चोट कसकती है, दर्द होता है। तो मुझे लगता है कि उसको सरकारों से जोड़ कर ना देखकर उसको इस रूप में भी देखना चाहिए कि कई बार जो प्रशासन होता है, खैर वो डिफेंस में हो जाएगी बात, उसके अर्थ अलग। चलिए छोड़िए इस बात को। कांग्रेस की सरकारों ने किस तरह लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन किया है, चलिए हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय नहीं है आज, इस पे फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन धरना, आंदोलन, प्रदर्शन में स्वयं को बचाना बड़े नेताओं का दायित्व है और उनके कार्यकर्ताओं का, क्योंकि वो एक पूंजी है, एक धरोहर है। कई बार जोश और उत्साह में आप आगे बढ़कर ये ना कर दें कि अपना नुकसान कर ले। मनोज, आपकी तरफ आता हूँ मैं। महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको पद मिल जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, मुख्यमंत्री का हो, चाहे आपको पद मिल जाए प्रदेश अध्यक्ष का, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का, लेकिन पद आपको बड़ा नहीं बनाता है, आपके कार्य, आपकी उपलब्धियां आपको बड़ा बनाती हैं। जीतू पटवारी जी निश्चित तौर पर एक प्रखर युवा नेतृत्व करता हैं, किसी को संदेह नहीं है, लेकिन अभी उन्हें उस अग्नि परीक्षा से गुजरना है जिसे हम कहता है सफलता के लक्ष्य पर अपने लक्ष्य भेदी बाण का निशाना वो साधें। और इस कड़ी में उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है ये
विजयपुर की अगर हम बात करें, कैसे देखते हैं आप इसको? जी देखिए, निश्चित रूप से बड़ी परीक्षा की घड़ी तो होगी उनके लिए, क्योंकि खुद उन्होंने अमरवाड़ा में जाकर काफ़ी मेहनत की थी और उसका ऐसा नहीं है कि उसका परिणाम दिखाई नहीं दिया। कमलनाथ जी वहाँ मेहनत करे लास्ट के 3 दिनों में आकर, और मुझे लगता है और पहले आते तो और अलग तरह की चीज़ें होती, लेकिन वो कमलनाथ वर्सेस जीतू पटवारी दोनों ने मिलकर किया, ऐसा उनका दावा है। तो वही यहाँ भी शरद जी, एकजुटता के साथ कांग्रेस को आने की ज़रूरत पड़ेगी। वो सीट निश्चित रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस का गढ़ है या रामनिवास रावत का गढ़, पुनः इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रामनिवास रावत ही कांग्रेस से वहां चुनाव लड़ते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौती दिखाई दे रही है, सीताराम जी के बोल आप सुनते रहते हैं, यदा कदा सामने आते रहते हैं, तो मुझे लगता अमरवाड़ा से जाकर कहीं चुनौती वहां दिखाई देगी। और वहां का यदि आप एक मिजाज भी देखते हैं जो यदा कदा अपनी चीज़ें दिखाता रहता है, तो वो मिजाज बहुत अलग। चंबल ग्वालियर के बारे में सब कुछ कहा जाता है कि वो कब किसको कितना सबक सिखा दे ये पता नहीं, ये तो मतदाता ही जानता है। जातिगत समीकरण भी वहाँ के बहुत अलग है, तो दोनों दलों को बहुत अलग तरह से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कांग्रेस को ज़्यादा होगी, इसीलिए मुझे लगता है कि जयवर्धन सिंह जैसे नेता को जिम्मेदारी सौंपी। अजीत जी कह रहे थे, मैं अजीत जी की बात को शायद अजीत जी समझ नहीं पाए, शायद आप भी यही कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा था कि जयवर्धन सिंह या दिग्विजय सिंह जी का हम वही कह रहे हैं कि दोनों बड़े घाघ लीडर हैं, पर्दे के पीछे वो होंगे। जयवर्धन सिंह तो युवा नेता है ही, और जब भी तो उनको जिम्मेदारी सौंपी कांग्रेस ने। तो निश्चित रूप से बीजेपी के सामने चुनौती बनेगा ये वाला चुनाव बनस्पत अमरवाड़ा के, कि वहाँ बहुत अलग तरह की रणनीति के साथ दोनों दल आगे बढ़ने वाले। एक के पास सत्ता है और ये चुनाव मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, बस इतना फर्क है, ये समझना पड़ेगा। आपके लिए कोई चुनौती मैं नहीं देखता हूँ आशीष जी। अगर मैं बात करूँ रामनिवास रावत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो जहाँ से उन्हें फिर से अपने को निर्वाचित कराना ही पड़ेगा क्योंकि संवैधानिक बाध्यता भी है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ पर्दे के पीछे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है उसको हर बार इस चीज़ के लिए एकजुट करना चुनौती नहीं है, लेकिन कई बार वो सोचता है कि आखिर जीतेगा वही नेता जिसके खिलाफ हम अनेक विधानसभा चुनाव में झंडा लेकर चलते रहे। ये मनुष्य का स्वभाव है, चाहे वो कांग्रेस के लिए चुनौती होता, बीजेपी से आया नेता, तब भी ये बात होती। इन परिस्थितियों में अब निर्णय आपके यहाँ भी महत्वपूर्ण है कि आखिर हम बार बार ये बात कहते हैं कि 163 का जनादेश है, तो क्यों एक विधायक और? आप कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये रणनीति तो साफ समझ में आती है, लेकिन क्या कांग्रेस से आने वाले नेता बीजेपी को मजबूत करेंगे? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश में इस तरह का प्रयोग हुआ था जब पिछली सरकार में सिंधिया जी के साथ बड़ी संख्या में मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए थे। हमने उनको सदस्यता भी दी, चुनाव भी लड़ाया और अधिकांश को हम जिताकर लेकर भी आए। भारतीय जनता पार्टी में जिस राजनीतिक दल में सक्षम और समर्थ नेतृत्व होता है, चमत्कारी नेतृत्व होता है, उसके पीछे कार्यकर्ता हर परिस्थिति में खड़ा होता है। और इसलिए मध्य प्रदेश इस बात के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उन नेताओं के लिए भी काम किया जिनके खिलाफ वो लंबे समय से चुनाव और अन्य मामलों में आमने सामने खड़े होते आए। जहाँ तक रामनिवास रावत जी का मामला है, कांग्रेस चाहे लाख कितना भी कहे, लेकिन इतने सीनियर लीडर को, जिस पार्टी में उन्होंने इतने समय तक काम किया, उनको उपेक्षा महसूस हुई होगी। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिसका विज़न उन्होंने समझा है, जिसके काम करने का तरीका देखा है और जिसके नेतृत्व में उनको विश्वास है, उसमें वो आए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनको हमारे कार्यकर्ता जिताकर लाएंगे ही लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन वहाँ पर है और रामनिवास रावत जी उस विधानसभा क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। जिन लोगों को भी कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है, उन्हें अभी 4 महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव में जनता ने भी आईना दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन क्षमता के सामने उन सबका नेतृत्व तो कमज़ोर साबित हुआ है। इसलिए किसी को ये बता देना कि इनके आने से चुनाव का रुख पलट जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही वहाँ से विजयश्री मिलेगी। निश्चित तौर पर रामनिवास रावत जी एक भद्र और शालीन राजनेता हैं। कांग्रेस के लिए भी वो एसेट रहे, बहुत मूल्यवान रहे और बीजेपी के लिए भी रहेंगे, लेकिन फिर भी दल बदल के साथ कहीं, माफ़ कीजिएगा, एक स्टिग्मा जो अंग्रेज़ी में कहते हैं हम, कहीं एक धब्बा सा तो आ ही जाता है आपके किरदार में कि आपने पार्टी छोड़ी है। अगर उसका कोई बहुत मजबूत कारण नहीं दिखे तब ये बात और होती है। सिंधिया जी की कहानी मुख्तलिफ थी, रावत जी की कहानी यहाँ आती है कि कैबिनेट मंत्री बनना था क्या, नहीं तो उसके बिना भी काम कर सकते थे अगर बीजेपी से प्रेम है तो।
तो क्यों कैबिनेट मंत्री और एक ही व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो ये बड़े सवाल हैं। और यहाँ फिर वो सवाल भी है कि क्या वो अपनी स्ट्रेंथ पर जीतेंगे या बीजेपी की स्ट्रेंथ जुड़ जाने से जीतेंगे। बहरहाल भदौरिया साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय शरद जी, बीजेपी की स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर पूरा संगठन गौण हो चुका है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आज कोई भी बीजेपी का कार्यक्रम होता है, आरएस के ही आंगनबाड़ी बहनें, एएनएम कार्यकर्ता, ये लोग वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में लोगों को इकट्ठा करके पहुंचती है। पूरा सरकारी तंत्र लग जाता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, अपने बैठ के गाड़ी में साफी डाल के वहां पे कार्यक्रम में पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बिना सरकार के चुनाव लड़ने आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को 230 सीटों में दावे के साथ कह रहा हूं 30 सीटों में भी नहीं पहुंच पाएगी। अमरवाड़ा की जनता ने आदरणीय शरद जी बता दिया, पूरी सरकार लगी रही, मुख्यमंत्री जी गली गली घूमे अमरवाड़ा की। नतीजा क्या हुआ? 13 से 14 राउंड में भारतीय जनता पार्टी पीछे चली। अरे हमने छीन लिया ना आपसे, हमने छीन लिया आपसे। काउंटिंग में आशीष जी आज तक कभी लंच नहीं हुआ। 1.5 घंटे का लंच आप नहीं तो हुआ। आरोप लगाते रहिए चुनाव प्रक्रिया पर, निर्वाचन आयोग पर, ये आपका काम है। एक राज्य में ईवीएम अच्छी हो जाती है, दूसरे राज्य में जहां बाहर जाते हैं ईवीएम खराब हो जाती है, सिस्टम को दोष देते हैं। और यही स्थिति विजयपुर की होने वाली है आदरणीय आशीष जी। मुख्यमंत्री जी 15 दिन में तीसरा चक्कर लगा चुके हैं और चंबल का लगाएंगे ही। पार्टी की जिम्मेदारी है, हमारा हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक जहां पार्टी को आवश्यकता होती काम करने के लिए जाता ही है। और कांग्रेस के सारे ज्योतिषी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बात सुन लेते हैं, लेकिन भदौरिया साहब डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, बोल लीजिए, जल्दी से खत्म कर लीजिए। चंबल का वो पानी है, अभी मुख्यमंत्री जी ने कल ही चंबल के लोगों की बेइज्जती की है इन्वेस्टर समिट में। कहा है कि चंबल के लोग पैर छू के गोली मारते हैं, ये कहा है। ये मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के चंबल के लोगों का अपमान कर रहे हैं इस तरीके का कह मुद्दों की तरफ आइए जिस पर हम बात कर रहे हैं। भदौरिया साहब, लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं कि लोगों को डरा रहे हैं कि पैर छू के चंबल के लोग गोली मार देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र होगा और मुख्यमंत्री जी का चरित्र होगा। जो उनका चुनाव में भी आ रहे हैं वीडियो, वो लोगों ने देखे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है और उसमें क्या टोन है। ठीक है, उसके अर्थ निकाले जाते हैं, निकाले जाएंगे। और राजनीति में तो जब शिवाजी महाराज जी की एक प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र के इलेक्शन के चलते जिस तरह की सियासत हो रही है, तो अब उस पर क्या कहा जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और रही बात सरकारी तंत्र की, भदौरिया साहब, तो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन वहाँ लोकसभा के नतीजे क्या रहे। बात इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे क्षमा करना। चंबल में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी चंबल के लोगों का अपमान करके गए या इंडस्ट्रियलिस्ट। ये एक नजरिया आपका हो सकता है, मैं नहीं कहता, मैं उससे कोई ये नहीं कह रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी बांसुरी वाले मुख्यमंत्री हैं। प्रेम भाई बांसुरी पूरा प्रदेश सुन रहा है। आशीष जी चुनाव के वीडियो देखें किस तरीके से। अरे आप चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर बात कीजिए। सामने वाला बहुत ताकतवर है, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, अगर ये बातें उठती हैं तो फिर बात दूसरी तरफ भी चली जाती है। और चुनौती ये बन जाती है कि लोग भी ये समझते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात में कहीं पीड़ा भी है और कहीं इस बात की नाराज़गी भी है कि सामने वाला कुछ इतना ताकतवर हो गया है कि आप उस पर यह आरोप भी लगा सकते हैं कि वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। बराबर आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सुशासन पर सियासी राह। नमस्कार।